हेलो एवरीवन, ये 69th बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आइए डिस्कस करते हैं डीप वे में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ। पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। नहीं, गलत। 14th और 15th सेंचुरी में ही भारत में गन पाउडर के रूप में यूज होने लगा था बारूद का, सैन्य उद्देश्य के लिए। तो दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। नहीं, दिल्ली सल्तनत के समय हुआ मेहराब और गुंबद का परिचय। और दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा योगदान था भारतीय ललित कला में, और उसी समय गुंबदों और मेहराबों के साथ साथ इस्लामिक वास्तुशिल्प विशेषताओं की भी शुरुआत हुई थी। और वास्तुकला की भारतीय और इस्लामिक शैलियों का एकीकरण भी दिल्ली सल्तनत के समय ही हुआ था, बाबर के समय नहीं। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों गलत है। तीसरा, प्रदेश में तैमुरीड राजवंश की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही। तिमुरिड या तैमुरीड राजवंश एक सुन्नी मुस्लिम राजवंश था। बाबर इसी राजवंश का सदस्य था। इसने इतिहास में दो राजवंश स्थापित किए। पहला, फारस और मध्य एशिया में तिमुरिड राजवंश, जो 1370 से 1507 तक चला। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य, जो 1526 से 1857 तक था। इसलिए 3 सही है। चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही। 1519 में वास्तविक रूप से बाबर का पहला भारत अभियान हुआ और उसने भीरा नामक जगह पर कब्जा कर लिया। उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में वास्तविक रूप से तोपों का आगमन हुआ। इसलिए 3 और 4 सही है, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। पहला, सूरत। दूसरा, कैम्बे। तीसरा, ब्रोंज। और चौथा, कलिकट। पहला ऑप्शन होगा सूरत। मुगल काल में सूरत एक बंदरगाह था जहां से मक्का की यात्रा की जाती थी और मुगलों के अधिकांश व्यापार भी यहीं से होते थे। इसीलिए इसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। इस बंदरगाह को पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा साम्राज्य का, यानी मराठा प्रशासन का अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद था। शिवाजी महाराज के केंद्रीय प्रशासन में राजा का सर्वोच्च प्रमुख होता था। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। उसी को अष्टप्रधान कहते थे। अगला क्वेश्चन 4, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? अजंता में। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता में स्थित है। संस्कृत में पद्म पानी का मीनिंग है कमल धारण करने वाले के रूप में होता है। ये पेंटिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। ये गुफाएं एक लंबवत परपेंडिकुलर, यानी लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर, खड़ी चट्टानों पर खुदी हुई है। तो ऑप्शन बी सही है 4 का। क्वेश्चन 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था चीनी तीर्थयात्री। पहला गलत। दूसरा, वैनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वैनसोंग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था। तो दोनों गलत है। दोनों गलत मीन्स उप में से कौन सा कथन सही है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है चरक एक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। बराहमिहिर एक ज्योतिषी थे। विशाखदत्त एक नाटककार थे। तो ये मिलान है और ये मिल रहा है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने
भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? ऑप्शन बी बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज त्यौहार की शुरुआत की। तो 7 हो गया। क्वेश्चन 8, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत यानी यूपी बिहार के क्षेत्र में। क्वेश्चन 9, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। बिल्कुल सही। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। बिल्कुल सही, दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी। थोड़ा चार्ल्स वुड के बारे में जानते हैं, इन्होंने क्या क्या किया था। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड का डिस्पैच 1854 के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस डिस्पैच में कहा गया है, सरकार जनसाधारण की शिक्षा पर उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। दूसरा, उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया जाए। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने की सिफारिश की गई। गांव में देसी भाषाई पाठशाला स्थापित की जाए। उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देसी भाषाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहर में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की सिफारिश की। इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? ऑप्शन ए ओइनिवार राजवंश, दूसरा कनाट राजवंश, तो दूसरा ही होगा कनाट राजवंश। मैथिली भाषा का विकास कनाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। कनाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ। यह एक क्षत्रिय राजपूत वंश था, जिसकी राजधानी बारा जिले में सिमरौनगढ़ में थी। इस वंश के संस्थापक नन्यादेव थे। इस वंश के शासकों में मैथिली भाषा के लेखकों, कवियों और कलाकारों को शाही संरक्षण दिया। इसी दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ। यह भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 दिसंबर 2003 को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगिरी। तो ऑप्शन डी होगा राजगिरी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा अंग की राजधानी थी। वज्जी संघ वैशाली की राजधानी थी। मगध सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ये हर्यंक वंश के शासक थे। शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर पटना कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, शेरशाह सूरी जैसे योद्धा ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में कौटिल्य जैसे कई प्रसिद्ध विद्वान रहे और अर्थशास्त्र जैसी रचना यहीं से लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। बिल्कुल सही। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। बिल्कुल सही। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878
ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस एक्ट को देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मेन पर्पस क्या था? पहला, देसी भाषा के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को रोकना था। इसे गैंगिंग अधिनियम कहा गया क्योंकि इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी व देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया, इसीलिए इसे गैंगिंग अधिनियम कहा गया। इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में 1881 में भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया, बिल्कुल सही। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल सही, सब सही है, इसीलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी कामंदक, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन बी कामंदक। यह राजनीति और शासन कला पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 फुतुहाल ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हरिदास भीमसेन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ईश्वरदास नागर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी था, इसने 1698 तक औरंगजेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है किसमें? फुतुहल ए आलमगीरी में। उसको लिखा था, नोट किया था ईश्वरदास नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चीनी सूत्रों के अनुसार श्रीलंका के शासक ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति लेने हेतु एक मिशनरी भेजा था। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थापित अशोक के स्तंभ अभिलेखों से समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? मतलब कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी 1912। तो 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था। 1756 में बिहार बंगाल का हिस्सा बना था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बनाए गए थे और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव संप्रदाय, ऑप्शन डी अजीविक संप्रदाय। तो ऑप्शन बी बौद्ध संप्रदाय। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है थूहा।
थूहा या ढेर, थूहा या ढेर, जो बौद्ध वास्तुकला का एक रूप है। स्तूप का मतलब होता है अंत्येष्टि के लिए बनाए गए महिमा मंडित, ससज्जित, परिवर्धित टीले, जहाँ किसी पवित्र व्यक्ति की हड्डियाँ या अस्थियाँ रखी गई थी। चैत्य, चैत्य का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का पूजा गृह। चैत्य यानी इसमें 3 भाग होते हैं चैत्य में। पहला मंडप, पर दक्षिणापथ, दूसरा, तीसरा गर्भगृह। बिहार का मतलब होता है बिहार वे स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी का क्या है? एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन, एक प्रकार का कांच का बर्तन यानी शीशे का, यानी ऑप्शन बी एक प्रकार की कढ़ाई है। कढ़ाई। बिहार की वस्त्र शिल्प परंपरा में सूजनी शिल्प एक प्रमुख स्थान है। यह एक प्रकार की कढ़ाई होती है जो जन्म के बाद शिशु जो बच्चे होते हैं के उपयोग में के लिए बनाई जाती है। इसमें पुराने धोती साड़ी के टुकड़े को एक साथ सिलकर बनाई जाती है जो आज भी गांव में जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। बांका नहीं, भागलपुर जिला में, इसलिए पहला गलत। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नहीं, इसकी स्थापना धर्मपाल ने 783 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच में किया था। वर्तमान में यह बिहार के भागलपुर में है। तीसरा, दोनों गलत। तीसरा, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, बिल्कुल सही। 4, यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं पूछ रहा, गलत, तो इसीलिए 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो पहला, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण बिहार में है, वेस्ट चंपारण जिला बिहार, ये बिहार में सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, यूपी। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, गजनेर राजस्थान में है, राजस्थान में है। चौथा, भीम में बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये मुंगेर बिहार में है। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर बिहार में, तो यानी 1 और 4 बिहार में है। तो ऑप्शन देखते हैं अब। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही में बिहार में कौन कौन सा था? 1 और 4, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बिल्कुल सही। इसमें दूसरा, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, बिल्कुल सही। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, बिल्कुल सही। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही। तो ऑल सही है, तो आंसर डी। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। इसकी खोज 1801 ईस्वी में की गई थी। यह भारत बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। ये केवल मीठे पानी में रह सकती है। रियल में ये दृष्टिहीन होती है। इसमें कोई क्रिस्टल नेत्र नहीं होता है। ये प्रासर्व ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर लौटती है तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि यानी पिक्चर देखने को सक्षम बनाती है, उस हिसाब से शिकार करती है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गंडक नदी का दूसरा नाम है। पहला, महानंदा, बी, नारायणी, सी, पुनपुन, डी, बूढ़ी गंडक।
ऑप्शन बी नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई पर है। यह भारत में बिहार और यूपी तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ऑप्शन बी 24। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? पहला सारण, दूसरा सिवान, तीसरा जमुई और चौथा मुंगेर। तो जमुई होगा। जमुई जिला में मुख्यतः सोना के अलावा मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट भी पाया जाता है। सारण जिले में बालू और मुंगेर में मुख्यतः क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, एस्बेस्टस, स्लेट, चीनी मिट्टी आदि खनिज पाए जाते हैं मुंगेर में। तो सोना की बात है तो ऑप्शन सी 25। तिरबैनी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी मयूरासी, ऑप्शन डी कोसी। ऑप्शन बी गंडक नदी। तिरबैनी नहर का निर्माण 1904 में गंडक नदी पर किया गया था। यह बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर है सोन नहर। सोन नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। कथन और कारण। पहला कथन, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। बिल्कुल सही। कारण, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त था। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसीलिए ऑप्शन डी। 27। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। उनका जो विवरण है उससे मिलान करना है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है कौन? धारवाड़। तो 1 का 3 होगा। बी विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। 4 का बी। और क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली सी का देखते हैं। 1 नंबर, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। इसी को क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली कहते हैं। तृतीय चट्टान प्रणाली तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। इसका 2 ऑप्शन डी सही है। 28। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप यानी 21 आइलैंड शामिल है। ऑप्शन ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो 28 का है डी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में खाड़ी के मुख्य क्षेत्र वाले तटीय क्षेत्र सहित उद्यान के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र शामिल है। यह समुद्री अंतर्ज्वारीय और निकटवर्ती आवासों में पौधे और जानवरों की एक उच्च विविधता पाई जाती है। यह बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 आइलैंड शामिल है, 21 आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे यानी 12 PM दोपहर 12 बजे। तो 1 मिनट में होता है 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 90 डिग्री का मतलब होता है 90 गुना 4 यानी 360। 360 को घंटा में बदलेंगे मिनट को तो 6 आवर, 6 आवर। तो
6 PM यानी थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच से 6 घंटा कम होगा, अर्थात 6 PM यानी 12 में 6 घंटा जोड़ देंगे तो 6 PM हो जाएगा। तो 6 PM आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये तो सही है। कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है ना। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, नहीं। ऑप्शन डी, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये भी नहीं। देखते हैं, झारखंड राज्य का कोडरमा जिला अब्रक खनन विशेषकर रूबी अब्रक के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब्रक का मुख्य भंडार कोडरमा के सौम्य जीव अभयारण्य के जंगल के अंतर्गत पाया जाता है। सौम्य जीव अभयारण्य और रूबी अब्रक। तो कुरप्पा क्रम की चट्टान, इसकी बात कर रहे हैं, का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ। ये परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है। इस क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की इसी क्रम की चट्टान में हीरे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। अरावली पहाड़ी की बात करते हैं। अरावली श्रेणी की पहाड़ियों में सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अब्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ना कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि पाए जाते हैं, ना कि प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 180 है, लेकिन भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री समान होती है, इसीलिए 179 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन ए 30 मीटर, पहला ही सही है। कोसी गंगा की सहायक नदी है। यह नदी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। इस नदी में ब्रह्मपुत्र के बाद अधिकतम मात्रा में गाद और रेत पाया जाता है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह नदी लगभग 21,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। अरुणा, तेमूर, सुरकोसी, तामाकोसी, लिखुखोला, इंद्रवती, दुद्धकोसी, सुनकोसी, ऐसे और भी सहायक नदियां हैं कोसी के। इस नदी प्रणाली की 7 अलग अलग धाराएं हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से सप्तकोशी कहते हैं। सप्तकोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा बघेलखंड। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। कौन सा राज्य है? पहला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो एक्स्ट्रा जानकारी ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगा है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगा है? पहला अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा अल्मोड़ा। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तिब्बत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों से साझा करती है। तो ऑप्शन ए होगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? प्रभावित होती है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी होगा प्रशांत महासागर।
अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य तापमान की स्थिति को दर्शाता है। यह दक्षिणी दोलन घटना की उष्ण अवस्था है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। अब दक्षिणी दोलन क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडल दाब में परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहते हैं। यह घटना एक नियमित चक्र नहीं है, ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से घटित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नहीं, गलत है। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की पहली सुपीरियर है। इसकी सीमा युगांडा, केन्या और तंजानिया से लगती है। पहला गलत। दूसरा, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। बिल्कुल सही, 2 नंबर सही है। तीसरा, इसकी सीमा 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। गलत। युगांडा, केन्या, तंजानिया से लगती है। चौथा, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील के बाहर निकलती है। बिल्कुल सही। पहला और तीसरा गलत है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? गलत पूछ रहा था, 1 और 3 गलत है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 37, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक है। नहीं, गलत। पहला तो गलत है। 40 या उससे अधिक को हीट वेव कहते हैं, 40 डिग्री या उससे अधिक को। दूसरा, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। नहीं, गलत है ये भी। 30 या उससे अधिक को हीट वेव कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। तो ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन सी। तो इसके अलावा सामान्य तापमान से 7 डिग्री अथवा उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव कहते हैं। भारत में हीट वेव भारतीय मौसम विभाग के द्वारा तय किया जाता है कितना डिग्री रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है खोजकर्ता, सूची 2 में जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। कहाँ का था? इटली का। जैक्स कार्टियर फ्रांस का था, ये रहने वाला फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक ये यूनाइटेड किंगडम यूके का था ये बंदा। फर्डिनेंट मैगलन था पुर्तगाल का। तो 38 का डी ऑप्शन होगा, 38 का डी। नेक्स्ट को यूएई के रियासती राज्य, यूनाइटेड अरब अमीरात के रियासती राज्य कौन कौन है? पहला ऑप्शन दुबई, शारजा, अजमान, जेद्दा, कुवैत, बहरीन। नहीं, पहला गलत। दूसरा अल क्वैन, फुजेनराह, रास अल खैमान, रियाद, दम्मम, ताइफ, दुबई। ना, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत। तीसरा शारजा, अबू धाबी, अजमान और फुजेराह, दुबई, बहरीन, कुवैत। ना, गलत है, बहरीन, कुवैत। ऑप्शन डी अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, फुजेराह, रास अल खैमा, ये सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए मदार, हेहेल, और मांझी और नगरी। तो ऑप्शन सी होगा नगरी। स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगरी गांव के पास से रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई मुख्य पठार को छोड़कर हुंडरू जलप्रपात के रूप में गिरती है। गिरने के बाद में पूर्व की ओर बहने लगती है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। पहला, आदिम लक्षणों के संकेत। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति।
तीसरा, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म। चौथा, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। सारा ऑप्शन सही यानी डी, उपयुक्त में से सभी। 42, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यही सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में लिया गया है मौल अधिकार। यूके से हमने क्या लिया है? यूके से हमने संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विशेषाधिकार, रीट, द्विसदनीय संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब हमने यूके से लिया है। अब कनाडा से हम क्या लिए हैं? संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था, यूनियन ऑफ स्टेट की अवधारणा, ये चीज़ हम कनाडा से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। और अमेरिका से और क्या क्या लिए? मौलिक अधिकार तो लिए ही, न्यायपालिका, अमेरिका की बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया और उपाध्यक्ष का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, अर्थात यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव पर रोक लगाता है, यानी यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निषेध यानी हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित है, यह किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यानी हाई कोर्ट में। पहला ऑप्शन राज्य के मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो डी राष्ट्रपति तय करेगा। अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी भाषाई अल्पसंख्यक, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति। तो ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के अनुशासन एवं उनके हितों की सुरक्षा से संबंधित है। वर्तमान में 10 राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। वो राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है भारत सरकार के सलाह पर, अपने मन से नहीं, भारत सरकार की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार
किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? पहला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, सही है। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज, केरल स्टेट 1973 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचों में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मतलब संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे या मौलिक विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ या उसे कमजोर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें केवल संविधान संशोधन की शक्ति निहित है, न कि संविधान पुनर्लेखन की। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज क्या था? 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्तियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया था कि वह संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और इस प्रकार यह बाद मूल अधिकारों को एक उत्तम स्थिति प्रदान करता था। ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। ये क्या है? 1980 का मामला है। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की स्थापना मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन समाजवाद मतलब बहुजन समाज पार्टी मायावती वाली 1984, 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 ममता बनर्जी वाली 1998। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी 48 किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110(1), नहीं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 122(2), नहीं। अनुच्छेद 120(1), यही सही है। तो अनुच्छेद 120(1) संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तब उस स्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। 122(2) न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई जो होती है अंदर में, उसकी जांच न किया जाने से संबंधित है। कितना भी हंगामा कर ले, संसद के बिल्डिंग के अंदर या विधानमंडल के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा न्यायाधीश CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, संसद ने विधि द्वारा, कॉलेजियम ने विधि द्वारा नहीं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। बिल्कुल सही। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फास्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। नहीं, PN भगवती PIL से संबंधित है। ऑप्शन सी। कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इस प्रणाली की शुरुआत 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। यह CJI के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50।
भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल सही। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। गलत। तीसरा, इसने एक नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। ये भी गलत। चौथा, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सही है, 2 और 3 गलत है। 8 मौलिक कर्तव्य नहीं, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था।